हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वो एआई के बारे में रहने वाला है। पशु को जो सीमन रखवाते हैं और उसके बाद वो जो बार बार रिपीट करता है, ठहरता नहीं है, उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कि एआई फेल क्यों होती है, पशु ठहरता क्यों नहीं है। इसके पीछे जो कुछ रीजंस रहते हैं, उनमें हम उसको मेनली तीन कैटेगरीज के अंदर सब डिवाइड करेंगे। एक फार्मर की तरफ से क्या कारण रहते हैं, दूसरा एआई वर्कर की तरफ से, और तीसरा एनिमल की तरफ से क्या कारण रहते हैं। एक एक को डिस्कस करते हैं। फार्मर साइड से अगर बात की जाए तो फार्मर को पता ही नहीं है प्रॉपर टाइम का कि एआई करवानी कब है, मेन कारण ये है। दूसरा, एनिमल के साथ उसकी इंटरेक्शन कम होना, यानी कि वो पशु के पास जाता है लेकिन बावजूद उसके भी उसको अच्छे से चेक नहीं करता कि ये ईट में है या नहीं है। इसके अलावा बच्चों को प्रॉपर तरीके से दूध ना पिलाना, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती। इसके अलावा प्रॉपर सप्लीमेंट्स पशु को ना देना, उसको मिनरल मिक्सचर टाइम पे, पेट के कीड़े की दवाई, डिवार्मिंग वगैरह ना करना, ये भी इसके पीछे एक मेन कारण है। और एक जो जेन्युइन कारण ये भी है कि जो एआई वर्कर उसके पास आया है, अगर वो उसको सच्चाई बोले कि आपका पशु हिट में नहीं है, तो उसको फीस ना देना। अगर आप उसको फीस नहीं दोगे, जब उसने आपको सच्चाई बोल लिया, तो नेक्स्ट टाइम जब वो आएगा वो एआई करेगा, चाहे पशु हिट में हो या ना हो। इससे पशु खराब होगा, ये चीज भी पक्की है। तो फार्मर का फीस ना देने की जो प्रवृत्ति है, वो भी इसके पीछे एक मेन कारण है। इसके अलावा डॉक्टर की एडवाइस प्रॉपरली ना सुनना, कि जब उसको बार बार डॉक्टर के द्वारा कोई एक चीज बताई जाती है कि इसको ये दवाई दो या फिर इस टाइम पर इसको एआई करवाओ, तो उसको ना सुन के 500 जात के लोगों की बात सुनना कि ये 2 दिन बाद एआई करवानी चाहिए, ठंडे होने पे एआई करवानी चाहिए। भाई, क्यों करते हो ऐसा? नुकसान किसका कर रहे हो? अपना ही कर रहे हो ना। जो आपके पास आ रहा है, अगर वो बोल रहा है कि आप इस टाइम पे एआई करवाओ, तो करवा के देख लो। आप 10 बार फेल हो चुके हो, तो एक बार और सही। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि उसकी बात मान के आप शायद आपका काम सक्सेसफुल हो जाए। तो और जो आपको एडवाइस दे रहे हैं, वो कितने बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने क्या डिग्री कर रखी है, क्या उनके पास ऐसा पढ़ाई का तजुर्बा है? वो जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में 100 पशु नहीं देखे, वो आपको एडवाइस दे देंगे। आप उसकी सुनते नहीं हो जो डेली के 100 देखता है। तो भाई, ये भी एक कारण है कि आपका पशु नहीं रुक पाता। इसके अलावा कुछ एक मिथ्स हैं, जैसे कि इसको तो बंधा लग गया। अब वो बंधा तुड़वाने के लिए किसी को भी ले आएंगे, वो उंगली के साथ या किसी लकड़ी के साथ उसकी वजाइना के अंदर इंसर्ट करके, और फिर वहां पर पता नहीं वो क्या करते हैं। लेकिन मेरा जो खुद का तजुर्बा है, जो मैंने देखा है अपनी आंखों के सामने लोगों को करते हुए, वो मतलब उनको ये भी नहीं पता होता है कि वो डंडा डाल कहाँ पे रहे हैं। वो यूट्रस के अंदर मतलब वो बोलते हैं कि हमने बच्चादानी का मुंह खोल दिया। भाई, बच्चादानी का मुंह कैसे खोल देगा तू यार? तेरी उंगली इतनी अंदर जा ही नहीं सकती। वेंचो तू क्या ही बोल रहा है यार। भाई, ये फार्मर की साइड से रीजन है। चलो नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर की साइड से क्या रीजन रहते हैं। अब एआई वर्कर की साइड से अगर बात की जाए, तो सीमन परचेज करने से पहले कुछ एक रीजन रहते हैं। उसका डिस्ट्रीब्यूटर जेन्युइन नहीं है, यानी कि वो जिससे सीमन ले रहा है उसको पता ही नहीं है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर है भी इस कंपनी का या नहीं है। वो किसी से भी उठा के सीमन ले रहा है। मतलब उसको क्या चाहिए कि भाई तू यार सस्ते से सस्ता स्ट्रा दे जा, क्योंकि उसको पता है भाई फील्ड में पैसे नहीं मिलने। ठीक है, कंपटीशन हद से ज्यादा है। तो उस कंपटीशन के चक्कर में वो क्या करेगा, जो भी बंदा, चलो ठीक है, उसने आज सीमन बेचने का काम शुरू किया, वो 10 ट्रक किसी पे से ले आया, 20 किसी पे से ले आया, 50 किसी पे से ले आया। वो उसके पास जाएगा, भाई सीमन ले ले यार, मतलब मैं 2 रुपये सस्ता दे दूंगा उससे। ठीक है भाई, दे दे। तो वहां पे उसको दिक्कत आने वाली है, अगर उसका डिस्ट्रीब्यूटर जेन्युइन नहीं है। इसके अलावा वो ऐसी कंपनीज के सीमन उठा लेगा जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। मतलब वो अस्वस्थता में हतो होता है, नरोना कुंजरोवा। तो वो वाला सीन है कि उसके ऊपर लिखा हुआ कुछ है, अंदर कुछ है। वो उसकी स्पेलिंग में जो अक्षर छोटा बड़ा था, उसको बदल दिया गया, नाम वही है, सीमन दूसरा है। तो भाई, ये भी एक कारण है कि सीमन का अगर प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है, तो वो भी फिर सक्सेस नहीं दे पाएगा। इसके अलावा अब इस पॉइंट पे तो डिस्कस करने का वैसे प्रश्न ही नहीं बनता है, क्योंकि 99% के पास तो माइक्रोस्कोप है ही नहीं। और यार, माइक्रोस्कोप नहीं है भाई, 450 रुपए का फोल्ड स्कोप आता है। मैं इमेज डाल रहा हूँ, 450-500 रुपए का अमेजन से इजीली मिल जाता है। तूने सीमन लिया भाई, तू मतलब रैंडमली 5 सीमन उठा,
तूने सोस्ट्रा लिए हैं, उनको चेक कर ले कि कहीं सीमन स्ट्रा तो तेरा खराब नहीं आ गया। लेकिन चलो छोड़ो, ये भी कौन ही करता है। अब इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनकी एक ग्रिड होती है, वो लो क्वालिटी सीमन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं बेचना। मतलब यार उसमें उनको मार्जिन ज़्यादा मिलेगा। अगर कोई एआई वर्कर को सीमन देने आया डिस्ट्रीब्यूटर और वो बोल रहा है कि ये वाला ले लो, ये 2 रुपये सस्ता है, लगा के चल शर्त लगा ले, उसके पास 10 रुपये सस्ता आ रहा है। ठीक है, वो तेरे को 2 रुपये सस्ता इसलिए दे रहा है, अपने घर से कोई नहीं देता, तो तुम कौन सा अपने घर से लगा के आते हो जो वो तुम्हारे को देगा। तो भाई ये एआई वर्कर की साइड से वो रीजंस हैं जो परचेजिंग से पहले, सीमन के परचेज करने से पहले एआई को अनसक्सेसफुल कर देते हैं, अगर आप इनके ऊपर गौर ना करोगे। अब बात करते हैं जो आपने सीमन परचेज कर लिया उसके बाद कौन सा कारण रहता है। भाई आपकी एक्सपर्टीज नहीं है गन पास करने की। आप मतलब अभी आपने काम शुरू किया है, आप क्या करोगे कि ठीक है चल यार, उसकी एक्सपर्टीज है, वो काम करते हुए उसको इतना साल हो गया, साला इतने रुपए ले रहा है एआई के, तू उससे 50 रुपए कम ले ले। अब लोग भी तेरे को बुलाएंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भाई फार्मर की तरफ से ये चीज तो आने वाली है कि जो कम पैसे में काम करता है वो लोग उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। उसके पीछे भले ही पशु खराब हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 50 रुपए बचने चाहिए। तो जो एआई वर्कर लैक्स एक्सपर्टीज है वो उससे गन पास ही नहीं हो रही। मतलब वो क्या देखते हैं कि ना टिक्का तो रखा था जी, और साली गन कहाँ पे है पता ही नहीं। उनको वजाइना के अंदर गन जाती हुई दिखनी चाहिए, उनको अंदर का रूट कुछ पता ही नहीं है, ये सीवन डिपॉजिट कहाँ पे करना है। तो जो उनके जिनकी एक्सपर्टीज कम है वो 100% पशु को खराब करेंगे। इसके अलावा ऑथेंटिक सीमन नहीं परचेज करना। अब एक्सपीरियंस क्या करेगा, मतलब क्या ही बनेगा एक्सपीरियंस से। अगर आप सीमन ऑथेंटिक नहीं ले रहे हो, आप उस डिस्ट्रीब्यूटर से सीमन ले रहे हो जो डिस्ट्रीब्यूटर है ही नहीं, मैं जो कहीं से सीमन उठा के आपको दे के जा रहा है, भाई ये नहीं चलेगा। इसके अलावा आप फार्मर को एथिकली गाइड नहीं कर रहे हो। अब इसका क्या मतलब है कि आपने जाके प्रॉपर डिटेक्ट ही नहीं की, आपने डायरेक्ट उठाया सीमन थाई किया और लगाने के लिए आप चल पड़े, आपने हाथ डाला देखा अंदर हीट ही नहीं है। आपने ये नहीं किया कि उस सीमन को बाहर ड्रॉप करके उसको बता दें कि भाई ईट में नहीं है, गलती होगी, सीमन तैयार हो गया, नेक्स्ट टाइम लगवा लियो, इतने पैसे हैं ये दे दे। अब इसमें एक जगह ये भी है कि वो देगा ही नहीं पैसे, और चलो अगर एक दो दे भी देगा तो मेजोरिटी ऑफ जो फार्मर्स हैं वो नहीं देंगे। अब भाई वो जो वर्कर आ रहा है वो भी अपने घर से कैसे लगा देगा। तो एक कारण ये भी है पशु खराब होने का कि एथिकली आप गाइड कर नहीं रहे, और इसके पीछे रीजन है कि आप करोगे तो आपको उससे बेनिफिट कम होने वाला है। लेकिन फिर भी अगर कॉस्ट बेनिफिट की बात करी जाए, लॉन्ग टर्म की अगर बात की जाए, तो अगर आप ऐसे आपके पास कम इंसिडेंट होंगे, आप पहले पशु को अच्छे से चेक कीजिए, चेक करने के बाद अगर वो प्रॉपर हीट में है तो आप सीमन रखिए। और बाई चांस अगर आपसे ऐसा हो गया कि आपने चेक नहीं किया और सीमन तैयार कर लिया और बाद में देखा कि पशु हीट में नहीं है, मेरा मानना है सीमन को ड्रॉप कर दें। आप फार्मर को स्पष्ट बोल लें भाई हीट में नहीं है, नेक्स्ट टाइम लगवा लियो, अब इतनी फीस दे देगा ठीक है, नहीं भी देगा तो कम से कम ये नहीं होगा कि वो कल को आपको ये बोल ले कि भाई वो बगैर हीट के भी टिक्का लगा गया, और बोलने वाले बोलेंगे भाई उसका तुम मुंह पकड़ भी नहीं सकता और उससे तेरे को फर्क भी नहीं पड़ता। उसके ऊपर इतना गौर न कर। ऐसे जो महा आगे तू समझ गया वो सारे देश में है, तो उनके ऊपर गौर करने की जरूरत नहीं है। अब इसके अलावा जो एआई वर्कर की साइड से है, भाई सिलेंडर के अंदर जो लिक्विड नाइट्रोजन है उसका लेवल पूरा ना रखना। भाई तेरे पास वीक में या 2 हफ्ते में या 10 दिन में जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो आ रहा है, तेरे पास 3 लीटर का सिलेंडर है, उसमें 5 से 6 दिन गैस चलने वाली है, तो 18,500-20,000 रुपये 30,000 रुपये और खर्च करके बड़ा सिलेंडर ले ले। ठीक है, 30-35 लीटर का ले ले, तो उससे अपने सिलेंडर के LN2 लेवल को मेंटेन रख। इसके अलावा थाइंग की अगर बात की जाए तो गर्म पानी को चेक करने के लिए हाथ अंदर डाला, भाई तेरे हाथ में कौन सा थर्मामीटर है बहन चोद, अगर इतना तगड़ा थर्मामीटर है तेरे हाथ में तो भैंस को क्यों लगाता है, उंगली डाल के देख लिया करना है। उसको बुखार है नहीं है, क्यों थर्मामीटर रखता है पास में, उसकी उंगली डाल साला एनएस के अंदर और देख के उसको बुखार है या नहीं है। मतलब हद हो रखी है। तो थाइंग प्रॉपर ना करना, ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडे पानी के अंदर थाइंग कर देना, ये भी एक कारण है। इसके अलावा वही सेल्फ के एथिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना, लेकिन एथिक्स वाला तो चलो हमने देख लिया, ठीक है नेक्स्ट। एनिमल की साइड से क्या इशू रहते हैं, मतलब वो एनिमल खुद से नहीं करता, तो मैं बता रहा हूँ इशू क्या है।
एक उसका जो डिजीज है अंदर वो डिटेक्ट ना हो पाना। अब इसको आप डॉक्टर की साइड भी कंसिडर कर सकते हो कि एनिमल ऑलरेडी उसको कोई अंदर प्रॉब्लम है, उसको ओवरीज के अंदर, ओविडक्ट के अंदर, उसकी यूट्रस के अंदर कहीं कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आप डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो ये एक इशू रहता है। इसके अलावा सिस्टिक ओवरीज आज के टाइम पे बहुत बड़ा कंसर्न है ये, कि ज़्यादातर पशुओं के अंदर ओवरीज के ऊपर सिस्ट, एल्बिकैन, इवन सीएल, जो पीसीएल जिसको बोल देते हैं, ये सब बन जाते हैं। तो वहाँ पे भी फिर पशु या तो अनस्ट्रेस की कंडीशन में रहेगा, यानी हीट में आएगा ही नहीं, या फिर उसकी प्रोलॉन्ग्ड हीट रहेगी, यानी वो लंबे समय तक हीट में रहेगा। तो ये भी एक कारण रहता है। इसके अलावा यूट्राइन इन्फेक्शन जैसे कि पायोमेट्रामेट्राइटिस वगैरह है, तो उनके चलते भी पशु गाभिन नहीं रुक पाता। नेक्स्ट, अब इन सब चीज़ों से कैसे उबरा जाए, कैसे किन चीज़ों को ध्यान में रख के पशु को प्रेग्नेंट कराया जाए या करवाया जाए, चलिए देखते हैं। हमेशा ही पशु जब बच्चा दे देता है तो बच्चा देने के बाद उसको आप इंट्रायूट्राइन दवाई जरूर रखवाएं, उसकी बच्चादानी की सफाई करवाएं। आप एक दिन अच्छी क्वालिटी की एंटीबायोटिक रखवा लें, वो काफ़ी है। और वो आपको इतना महंगा भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर 1.5 महीने के 2 महीने के अंदर अंदर पशु जो है दोबारा हिट में आएगा। उस टाइम पे उसकी बच्चादानी साफ होगी, तो वहाँ पे आप सीमन रखवाओगे, चांसेस ज़्यादा है कि वो एक्सेप्ट कर लेगा। चाहे ईफर हो या फिर एक बार से ज़्यादा बच्चा दिया हुआ पशु हो, आप उसकी 2 से ज़्यादा हिट मिस ना करें। आप फर्स्ट हिट अगर आपने मिस कर दिया, सेकंड हिट में आप उसको चेक करवाएं, अगर सब कुछ सही है तो उसको आप इंसेमिनेट करवाएं। अगर आप 2 से ज़्यादा हिट मिस कर रहे हो तो उसमें चांसेस है कि उसको सिस्टिक ओवरी डेवलप होगी, जो बाद में आपको प्रॉब्लम करने वाली है। आप एआई वर्कर को कॉल करते हैं, उसको बुलाते हैं, तो फार्मर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके चार्जेस उसको दें। भाई तेल उसके घर का नहीं है, टाइम उसने लगाया है, और तू उसको बुला के फिर चलो ठीक है डॉक्टर साहब नेक्स्ट टाइम देखेंगे, भाई वो नहीं चलेगा। फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे नहीं, वो देखेगा। ठीक है, तू एक बार पैसे ना देगा, वो तेरी साइड हंस के जाएगा कि बेटे आना पानी पुड़के नहीं चाहिए, तो अब तू देख ले। और डॉक्टर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एआई प्रैक्टिशनर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो एनिमल प्रॉपर हीट में नहीं है उसकी एआई आप ना करें। वो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देने वाला है। आपकी जो रेपुटेशन रहेगी वो साफ रहेगी, और साफ छवि इस फील्ड के अंदर आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होगी। इसके अलावा आप स्ट्रा की थाइंग कटिंग ये अच्छे से करें, प्रॉपर पानी का टेम्परेचर चेक करें। और आप जब स्ट्रा लेते हैं तो भाई फोल्ड स्कोप ले ले, उसके अंदर चेक करके, भाई फोल्ड स्कोप ले ले, चेक कर कि जो सीमन तूने परचेज किया है उसकी क्वालिटी ठीक भी है या नहीं है। इसके अलावा हमेशा ही ईट को और सर्विक्स को अच्छे से चेक कर लें। जब आपको एआई करनी है, और अननेसेसरी हार्मोन्स का यूज ना करें। मतलब फार्मर्स की तरफ से खुद ही बोला जाता है कि डॉक्टर साहब इसको ठंडा टिक्का लगा दो। भाई ठंडा टिक्का क्या है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, उसका काम क्या है? ओवरी के ऊपर सीएल बनाना। अब जब तक सीएल टूटेगा नहीं, रिग्रेस नहीं होगा, तब तक तो उसने ओवुलेट ही नहीं करना है। तो अगर ओवुलेट नहीं करेगी, उसका ओवम नहीं निकलेगा, तो खाली स्पर्म अंदर बच्चा थोड़ा बना देगा। ऐसे तो हमारे सिलेंडर में से ही कटड़े निकलने चाहिए थे, वो नहीं निकलते ना। तो अंदर भी वो खाली स्पर्म ही पड़ा है, उसमें से कुछ नहीं निकलना है। तो उसको आप 72 घंटे से पहले कभी भी ठंडा टिक्का ना लगवाएं। अदर जो इंजेक्शन आते हैं, आप जो बुसरलिन है या ह्यूमन गोनेडोट्रोपिन है, वो आप यूज कर सकते हैं। वो आपका जो प्रैक्टिशनर है उसकी सलाह के अकॉर्डिंग आप यूज करें। फार्मर्स से और एआई वर्कर से, दोनों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने इथिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें। आप गलत टाइम पर इंसेमिनेट ना करें, और आप फार्मर से रिक्वेस्ट है कि आप किसी के भी चार्जेस ना रखें। जो भी है अगले का उसको जरूर दे के भेजें। नेक्स्ट, अब एक चीज और भी आती है कि बेस्ट टाइम क्या रहता है एआई का। तो दोस्तों, जब आपका पशु हिट में आता है, शुरू में वो तार दे, डिस्चार्ज दे, या वो बोले रंबाए, तो दोनों ही कंडीशन में उसके 12 से 18 घंटे के अंदर आपको
इंसेमिनेशन करवा देना है, पहला टिक्का लगवा देना है। अब भाई उसके बाद भी आपको पंचायत करनी है कि नहीं, फलाना तो को है भाई 2 दिन बाद लगवाना चाहिए, फलाना डॉक्टर को है हीट ज़्यादा है तो 3 दिन बाद लगवाओ, ये करो वो करो। भाई नरक में जाओ, अपने पास उस चीज़ के लिए कोई जगह नहीं है। देखो, ये पिक्चर में आपको 2 सांड लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सड़क के सांड हैं। इनको कोई मतलब नहीं है किसी दुनियादारी से, ये अपने में ही मस्त हैं। ये भाई जहां भी इनको टाइम मिलेगा ये भिड़ने के लिए तैयार है। ये दूसरी साइड जो आपको दिखाई दे रहा है, इसकी आंखों को आप ध्यान से देखो, इस पे कवर लगे हुए हैं, ये इसका घोड़ा है। इसका जो अ, अपना दिमाग रहेगा वो लक्ष्य के ऊपर रहेगा कि मेरे को वहां पर पहुंचना है। तो भाई बजाय इन सांडों की तरह पंचायत करने के, रेस का घोड़ा बनो, जो बताया जा रहा है वो सुनो। आपको बताया कि शुरू के जो 12 से 18 घंटे हैं, यानी आपने सुबह देखा 4-5 बजे आप अपने पशु के पास गए, आपने देखा कि वो हीट में आया हुआ है, उसको शाम के टाइम 4-5 बजे आप इंसेमिनेट करवाओ। और अगर आपने दिन में देखा है 9, 10, 11, 12 किसी भी टाइम देखा है तो आप अर्ली मॉर्निंग में नेक्स्ट डे उसको इंसेमिनेट करवाओ। ये जो नीचे आप व्हाइट कलर में देख रहे हो, ये चैट जीपीटी से उठाया गया है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है 10 से 14 घंटे के अंदर अंदर आपको इंसेमिनेट करवा देना चाहिए। कुछ किताबों के अंदर ये 12 से 18 घंटे लिखा हुआ है। तो जर्नली जो ओवम है वो 24 से 32 आवर के बाद रिलीज होता है। और जब हीट में आता है पशु, तो और जो आप स्पर्म अंदर डालोगे, जो सीमन अंदर डालोगे, तो उसको भी अपने पूरे कैपेसिटेशन तक पहुंचने में लगभग इतना टाइम लग जाता है। तो दोस्तों, उन दोनों का जब तक आपस में मेल नहीं होगा तब तक पशु नहीं रुकेगा। इसलिए आप कोशिश करें कि एएमपीएम के हिसाब से इंसेमिनेट करवाएं। और ये सड़क के सांड वाली पंचायत छोड़ के रेस के घोड़े की तरह अपना ध्यान अपनी डेयरी को कामयाब करने में लगाएं, बजाय ये लोगों की सुननी या फिर फालतू की बातों पर ध्यान देना। अब इतनी बात सुनने के बाद आपका मुंह एआई वर्कर का भी और फार्मर का भी ये दिलीप जोशी की तरह हो गया होगा। तो भाई आगे वीडियो इसी तरीके से आने वाली है, आपका मन करे आप देखो, आपका मन नहीं करे आप मत देखो। ओके, थैंक यू, सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, आप आप एक चीज़ और पूछना चाहोगे कि भाई तूने इतनी चीज़ सुना दी, तू श्योर है कि अगर हम ये सब चीज़ें करते हैं तो एआई सक्सेसफुल होगी? भाई एआई के बारे में मैं श्योर हूँ कि वो सक्सेसफुल होगी, लेकिन रिजल्ट के बारे में मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ कि वो सक्सेसफुल होगा। भाई मैं भगवान नहीं हूँ, आपके पशु में भी दिक्कत हो सकती है, आप में भी दिक्कत हो सकती है, और आपके डॉक्टर में भी दिक्कत हो सकती है। तो मैं उसके बारे में श्योर नहीं हूँ। मैंने आपको वो मोटी मोटी चीज़ें बता दी हैं जिनके द्वारा आप अपने पशु को सक्सेसफुल एआई करवा सकते हो। उसके चांस तो कम से कम बढ़े कि वो क्या बिन रुक जाए। आप उसको अंधाधुंध इंसेमिनेट करवा रहे हो, वो रुक नहीं रहे, आपको फाइनेंशियल लॉस भी हो रहा है, और आपके जो प्रेस डॉक्टर आ रहे हैं, जो एआई वर्कर आ रहे हैं, उनकी भी रेपुटेशन पर फर्क आ रहा है। तो भाई वो दोनों ही चीज़ों से बच जाओगे। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एआई के ऊपर स्पेशल ध्यान रखो, अच्छे सीमन लगवाओ, सस्ते के चक्कर में ना पड़ो। ये सस्ते सस्ते के चक्कर में डायरिया बर्बाद हो रही हैं, और फिर ये माथे पे हाथ रख के कहें कि भाई डायरी क्या है। ना तो ये कोई सर्विस सेक्टर है, ना ये कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ना ये प्राइमरी सेक्टर बाई प्राइमरी सेक्टर है। तो दोस्तों, कोशिश करो कि इसको डेयरी सेक्टर को सक्सेसफुल बनाना है तो नॉलेज के बेस पे चलो, बिना नॉलेज के चलेगा कोई फायदा नहीं है। ठीक है भाई, थैंक यू।